हेलो एवरीवन। लास्ट अपने डिस्कशंस में हम लोगों ने लॉग की डेफिनेशन, लॉग की प्रॉपर्टीज और लॉग के इक्वेशंस, इन सब चीज़ों को सॉल्व करना सीखा हुआ है, राइट। अपना डिस्कशन आगे बढ़ेगा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉग के ग्राफ की एंड उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे, लॉग इनइक्वालिटीज की, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, चलते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मेरे पास है, वो सीख लिए। सर्टेन टाइम इसको आप फेस करोगे। एक नंबर होता है ई, जिसको अपन बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, ई के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाई होता है, बिल्कुल वैसे ही ई होता है। ये एक इरेशनल नंबर है। इसके बारे में आप डिटेल आगे चल के पढ़ोगे, बट अभी मैं चाहता हूं ये बात क्लैरिफाई हो जाए। और ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71 समथिंग इसलिए बोल दिया कि वो इरेशनल है, तो वी कैन नॉट से कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी डेसिमल के फॉर्म में, इसलिए मैंने बोल दिया कि ई की 2.7 समथिंग वैल्यू आएगी। लास्टली एक लाइन और, कई बार आपके सामने लिखा होगा log ऑफ x बेस ई। अब log x बेस ई लिखा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेस 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वैसे ही ई भी हो सकता है, तो नॉट अ प्रॉब्लम कि बेस ई है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसे लिख देते हैं इसको ln x। तो फ्यूचर में अगर कहीं आपके सामने ln x लिखा हो तो आप समझ जाना बेसिकली वो क्या लिखा है, log x बेस ई। ठीक है ना। कई जगह पे इसको नेचुरल लॉग भी बोला गया है, नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो कहीं ln x लिखा हो तो वो लॉग ही है, राइट। प्रॉपर्टीज एंड रिमेनिंग अदर थिंग्स सब सेम रहेंगे, बट ध्यान रखना इस बात का ln x मतलब log x बेस ई। तो जिस ई के बारे में समझाया, उसके बाद में आगे बढ़ने वाला था, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नाउ अब आगे आ जाते हैं। ग्राफ के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे थे, ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। log x जो फंक्शन है, वी नो दैट उसमें x हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, और बेस कभी 1 नहीं होता। ये तो इंफॉर्मेशन वाली बात है, ये तो बस लॉग की डेफिनेशन है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी सारी बातें पता है। ठीक है, चलते हैं ग्राफ बना लेते हैं। log x के दो ग्राफ रिकमेंड करता हूं याद रखने के लिए। पहला ग्राफ तो log x का ऐसा होता है, ठीक है। इस साइड तो ग्राफ वैसे ही नहीं आएगा, इस साइड में तो x नेगेटिव होता है, एंड वी नो दैट x नेगेटिव होगा नहीं, तो इधर ग्राफ वैसे ही नहीं आएगा। इस तरफ ग्राफ बना है आपके सामने, और ये वाला पॉइंट है 1,0, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये ग्राफ तब है जब बेस की वैल्यू मोर देन 1 हो। तो अगर कभी भी बेस मोर देन 1 है तो log x का ग्राफ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, ये x एक्सिस बाई एक्सिस, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है ये कभी बाई एक्सिस को मीट नहीं करेगा, बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये ग्राफ कभी भी बाई एक्सिस को मीट नहीं करेगा, क्योंकि बाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, एंड वी नो दैट x कभी 0 नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इन दोनों का मीट कभी नहीं होगा। इन दोनों के बीच में गैप कम होता रहेगा, बट दोनों की मीटिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक और ग्राफ मैं रिकमेंड करता हूं, और वो ग्राफ है ये ग्राफ तब है जब बेस की वैल्यू 0 to 1 हो। ये ग्राफ तब होगा जब बेस की वैल्यू क्या हो, 0 to 1। अगर बेस 0 to 1 हुआ तो ग्राफ ऐसा होगा, बेस मोर देन 1 हुआ तो ग्राफ ऐसा होगा। डोंट डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स के ए क्या है, बस बोल दिया ना। log x बेस 2 भी ऐसा ही होगा, log x बेस 3 भी ऐसा ही होगा, log x बेस 100 भी ऐसा ही होगा, log x बेस हाफ भी ऐसा ही होगा, log x बेस 1/7 भी ऐसा ही होगा। नेचर ऐसा रहेगा, बाकी कुछ डिफरेंसेस होंगे, दोज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट डिस्कशंस, राइट। तो फिलहाल की बात यह है कि log x का ग्राफ समझाया, दो ग्राफ है। ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज भी जो हमारे काम आएंगी। ये जो ग्राफ है ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिए, और ये जो ग्राफ है वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड का मतलब होता है जैसे जैसे x बढ़े वैसे वैसे y बढ़ना चाहिए, तो ऐसे नेचर को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। अगर मैं ग्राफ पे चलना शुरू कर दूं तो तुम्हें दिखाई देगा x बढ़ रहा है ना, और y भी बढ़ रहा है। x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, इस नेचर को बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग। आगे x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है, x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है, इस नेचर को अपन बोलते हैं क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझा दिया तुम्हें, करेक्ट पॉइंट। एक दो पॉइंट और मैं यहां डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो हमारे टर्मिनोलॉजी है वो हमें आनी चाहिए, ठीक है ना, कई बार ऐसी बातें आएंगी आपके सामने। एक वर्ड और समझा दूंगा आपको, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। x के वो सारे वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है उसको हम बोलते हैं डोमेन, करेक्ट पॉइंट है। जैसे log x के बारे में तो आप पूरी बात जानते ही हो, तो डोमेन ऑफ log x, डोमेन ऑफ log x base a is what? 0 से infinity। x की वैल्यू यहां पे क्या होती है, 0 से infinity। ऑब्वियसली a के बारे में आपको पता ही है, a पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है। तो डोमेन का मतलब है कोई भी फंक्शन जिस x के लिए, जिन वैल्यूज के लिए कोई फंक्शन डिफाइन है, बस उसको बोलते हैं डोमेन, करेक्ट पॉइंट है। डोमेन के बारे में आप डिटेल्ड बात करोगे, बस फिलहाल मैं तुम्हें जैसे ऐसे समझा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। कई बार वर्ड बोल देते हैं तो वो समझ में आ जाना चाहिए। एक वर्ड और आता है रेंज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, देखो x पुट किया फंक्शन में, x की वैल्यू पुट की, हमने बोल दिया कि x के जिन वैल्यू के लिए डिफाइन है वो डोमेन में होंगे। यार x की वैल्यू जब पुट करोगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, y की जो वैल्यूज आएगी उसी को बोलते हैं रेंज। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y is called range, right? log x की रेंज होती है रेंज ऑफ log x is what? r। आप इस बात को ग्राफिकली भी समझ सकते हो, कुछ बहुत डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझो मेरी बात, ग्राफ पे चलना शुरू किया, ग्राफ पे जब मैंने ट्रेवल करना शुरू किया तो देखो ना, ग्राफ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब के x के वैल्यू कैसे हैं, उन सब के x के वैल्यू पॉजिटिव है, पूरे ग्राफ पे x पॉजिटिव है। ग्राफ पे चलना शुरू किया, फिर से ग्राफ पे चल रहे हैं, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है अप टू इंफिनिटी, और y की वैल्यू कहां से आ रही है, माइनस इंफिनिटी। तो जो y की वैल्यूज है ग्राफ पर वो रेंज का पार्ट बनेंगे, जो x के वैल्यू ग्राफ पे हैं वो डोमेन का पार्ट बनेंगे। और समझ लेते हैं, ये इसका y क्या है, इसका y बढ़ रहा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, रेंज क्या होगी, रेंज हो गई r, और r को अपन चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हो गया कितना, माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी। एग्री। तो डिस्कशन इस बारे में करना था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सर्टेन टाइम ये बात हमारे सामने आ जाती है। मैं चाहता हूं तो मैं यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए इस बात की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। जैसे मुझसे किसी ने कहा फाइंड डोमेन ऑफ log ऑफ 5 माइनस एक्स बेस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मुझसे किसी ने कहा इसका डोमेन बताना है। चलते हैं। तो डोमेन का कोई बहुत स्पेशल मीनिंग नहीं है, मैंने कहा बार बार, डोमेन का मतलब है जिन वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है वो डोमेन कहलाते हैं। लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए। मैंने सारे कंडीशंस एप्लीकेबल करवा दिए। सारे कंडीशंस एप्लीकेबल करने के बाद जो सबकी कॉमन वैल्यू होगी उसको मैं पिक कर लूंगा, दैट इज द डोमेन। चलते हैं। x 5 से छोटा होना चाहिए, x स्क्वायर पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, और x की वैल्यू
1 या -1 नहीं होनी चाहिए। डोमेन लिखने जा रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक डोमेन लिखने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इसने कहा x 1 और -1 नहीं होना चाहिए, और इसने कहा x 0 नहीं होना चाहिए। 0 1 ये इन वैल्यू के लिए डिफाइन है, और इसी को हम बोलते हैं डोमेन। जस्ट डोमेन का इंट्रोडक्शन कराया कि डोमेन होता क्या है, राइट। कभी मेरे सामने, अगर कभी मेरे मुंह से निकलता है या कभी आपके सामने कोई डिस्कशन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन, तो आपको डोमेन की क्लैरिटी रहेगी कि x के जिन वैल्यू के लिए वो फंक्शन डिफाइन है, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं डोमेन, करेक्ट। रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ y होता है। रेंज के बारे में अपन बात कर लेंगे, बस इतना समझेंगे। log x की रेंज r होती है, और डिस्कशन कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। तो log x का डोमेन सीख लिया, log x का रेंज सीख लिया, log x का ग्राफ सीखा, राइट। और उसके साथ साथ हम लोगों ने उस ग्राफ का नेचर सीख लिया कि ग्राफ का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे यूज करेंगे वो थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको इसी डिस्कशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी समझा दूं, ठीक है। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे। वी नो दैट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन हमने यही शुरुआत की थी। ए रेज़ टू एक्स, ए पॉजिटिव है, ए 1 नहीं हो रहा, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ए रेज़ टू एक्स टाइप का फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। नाउ अब सब पढ़ चुके हैं हम लोग डोमेन। डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो यार x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखो। डोमेन है इसका r, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है r। इस बात को क्लियरली सीखने की कोशिश करें। यहां पर x की कोई वैल्यू लिखना अलाउड है, जो कि लास्ट टाइम अलाउड नहीं था। रेंज, रेंज इसकी होती है 0 से इंफिनिटी। लॉजिकली समझे, कुछ बहुत सारा मैथमेटिक्स नहीं लगाना है। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि 2 रेज़ टू x, तुमने देखा कि बेस पॉजिटिव है, मेरे सामने अगर 2 रेज़ टू x लिखा हुआ है, तो x की मैं कोई भी वैल्यू रखूं, ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो वही मैं तुमसे कह रहा हूं, 0 भी नहीं होगी। 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, हाफ रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, कुछ भी x की वैल्यू जब आप प्लेस करोगे तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने कहा है कि इसकी रेंज जो होगी 0 से लेके इंफिनिटी, ओके। मतलब इस बात का मीनिंग भी समझना है, मतलब हम रट के बैठ जाएंगे तो फायदा नहीं होगा। मीनिंग क्या समझना है, मतलब उसकी फीलिंग हमें आनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मुझसे कभी नहीं कहा किसी ने कि 2 रेज़ टू x इक्वल टू -7, तो आपको ये बोलना है कि नो वैल्यू। क्या सोच के, क्या 2 रेज़ टू x कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, 2 रेज़ टू x कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। मैथमेटिकली मैं इस बात को ऐसे बोल दूंगा कि 2 रेज़ टू x की रेंज में, 2 रेज़ टू x की रेंज में नेगेटिव नंबर आता ही नहीं। जब 2 रेज़ टू x की रेंज में नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, तो 2 रेज़ टू x -7 होगा ही नहीं कभी। या मुझसे कभी कहा 3 रेज़ टू x 0 है, तो 3 रेज़ टू x 0 है तो होगा ही नहीं 3 रेज़ टू x 0, क्योंकि 3 रेज़ टू x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज में 0 नहीं आता। एग्री। इन सेम मैनर मुझसे कोई कहता है कि 5 रेज़ टू x 11 है, तो 11 एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रेंज में आता है, हाँ, तो x की वैल्यू आएगी, यस, log 11 बेस 5, log 11 बेस 5। तो वहां क्लैरिटी रखनी है हमें बेसिकली, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि डोमेन और रेंज हमें याद भी करना है और उनको समझना भी है। कोई भी फंक्शन केवल वही वैल्यू अचीव करता है जो उसकी रेंज में होती है। मे बी शायद तुमने फिजिक्स में पढ़ा हो कि sin x की वैल्यू -1 to 1 होती है। अब मुझसे कोई कह दे आके कि sin x की वैल्यू 5 होगी, तो कैसे हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। मुझसे कोई कहता है sin x की वैल्यू 1/11 होगी, तो कभी न कभी जरूर होगी। मुझे चाहे भले ही एंगल के बारे में नहीं पता, बट मैं कह सकता हूं कि 1/11 ये वैल्यू कभी ना कभी जरूर होगी, ओके। तो डोमेन और रेंज को थोड़ा समझाया, चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। ये ग्राफ तब होता है जब बेस मोर देन 1 हो। ये 0,1 है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। इन सेम मैनर अगर बेस 0 to 1 होगा, अगर बेस 0 to 1 होगा तो दिस विल बी द ग्राफ। ओके, बेस क्या होगा 0 to 1 तो ग्राफ ऐसा रहेगा। दोबारा से बोलूंगा वही बात, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो पिछले वाले ग्राफ को, log x का ग्राफ ऐसा था, ऐसा, ठीक है ना। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ में बस माइन्यूट चेंज ये है, x और y का रोल इंटरचेंज हो गया। जो log x में x था वो यहां y बन गया, वही दिखाई देगा। इस ग्राफ का बिहेवियर जो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, वो ग्राफ का बिहेवियर x के रेस्पेक्ट में है। ये 0-1 से पास करता है, ये 1-0 से पास कर रहा था, एंड सो ऑन। इसके बारे में बहुत डिटेल बात होती है। फिलहाल का डिस्कशन ये है, मैं तुमसे सिर्फ बोलना चाह रहा था कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मीनिंग समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y कम हो रहा है, x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि इन सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश की कि ग्राफ कैसा होता है, लॉग का ग्राफ बताया, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बताया। इसी डिस्कशन में मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि इन सब ग्राफ का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से क्या कनेक्शन है, ठीक है ना। चलते हैं। रिलेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग with inequality। सारी बातों को अलग अलग ना करते हुए मैं सबको एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने इसको एक बार में लिख दिया है। एक बार में समझा के बाद में आगे चल के मैं आपसे इलस्ट्रेट करूंगा, ठीक है। चलते हैं। अब कोई भी ग्राफ है, नॉट मैं log x के बारे में किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलते हैं। ये कोई ग्राफ बना दिया मैंने, इंक्रीजिंग है वो आपको दिख रहा होगा, इंक्रीजिंग है वो आपको दिख रहा हो। तो बेसिकली क्या इफेक्ट आता है वो सीखने की कोशिश करना, ध्यान देना। अब मान लो ये पॉइंट है x1, 0 और ये पॉइंट है x2, 0, ठीक है। और बोर्ड पे आप देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा x2 x1 से बड़ा है। x2 x1 से बड़ा है यार। जब x एक्सिस में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, x एक्सिस में जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वैल्यू बढ़ी आएगी, तो साफ साफ दिख रहा है कि x2 x1 से बड़ा होगा। अब ये जो भी फंक्शन है, ये लॉग है कि कॉस है कि साइन है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, ना मुझे आइडिया लेना है। मैं तो तुम्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझा रहा था, जिनमें सबसे पहला पार्ट लेके चल रहा था कि इंक्रीजिंग के लिए क्या बात कर रहे हैं। अगला पार्ट मेरा होगा डिक्रीजिंग के लिए। अब यहां पर मैंने देखा कि x2 x1 से बड़ा है। What about the f of x1? कोई गड़बड़ नहीं करना। f of x1 का मतलब है x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू, f of x2 का मतलब ये फंक्शन है y इक्वल f(x). f of x2 मैं कहना चाहता हूं कि x1 और x2 में रिलेशन तो दिख रहा है ग्राफ से, इनकी फंक्शनल वैल्यू में क्या रिलेशन होगा, मतलब ये अगर इनपुट्स हैं तो आउटपुट्स में क्या रिलेशन होगा, वो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है। और यही मेरा डिस्कशन भी है आपसे। डबल एरो इसलिए क्योंकि समझना ये है कि अगर x2 x1 से बड़ा है, f of x2 f of x1 से बड़ा होगा। दिस इज द बिहेवियर, इसके बारे में आप बहुत डिटेल बात करोगे, ठीक है ना। अभी अपना मेन कंसंट्रेशन जो है वो लॉग और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को लेकर है, ठीक है ना। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल पे अभी हमारा ज्यादा स्ट्रेस है, बाकी के बारे में एक एक करके डिस्कशंस करते रहेंगे। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं वो सुनिए। x2 x1 से बड़ा है, वो तुम्हें ग्राफ पे दिख रहा है। f of x2 ये है हाइट। अरे f of x2 का मतलब है x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू, या x2 के लिए फंक्शन का y। x2 के लिए y की वैल्यू ये है और x1 के लिए y की वैल्यू ये है।
अगर मैं इस हाइट को बोल दूं y2, इस हाइट को बोल दूं y1, तो तुम्हें दिख रहा है y2 y1 से बड़ा है और y2 ही f of x2 है और y1 ही f of x1 है। तो सिंपली ये कह रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डील कर रहे हो आप, यहां से यहां चले जाएंगे, मतलब x2 x1 का रिलेशन पता है, तो उनके फंक्शनल वैल्यू में क्या रिलेशन होगा जो इसमें है। मतलब अगर x2 बड़ा है f of x2 बड़ा होगा, क्यों? क्यों? फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। सिंपली समराइज करने की कोशिश करो, जैसा रिलेशन नंबर्स में होगा वैसा ही उनके फंक्शनल वैल्यूज में होगा, जैसा रिलेशन इनपे होगा वैसा ही रिलेशन होगा, वैसा से मतलब जो बड़ा छोटा जैसा है वैसा ही रहेगा। इन सेम मैनर मैं तुमसे बात करना चाहता हूं डिक्रीजिंग के बारे में। कोई सोचेगा नहीं ये ग्राफ मैंने कौन सा बनाया, लॉग एंड ऑल। डिक्रीजिंग का डिस्कशन करना है मेरे अब, डिक्रीजिंग के लिए मतलब डिक्रीजिंग वाले केस में इनइक्वालिटी पे क्या इफेक्ट आएगा वो आपको समझाना है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग वाले केस में इनइक्वालिटी पे क्या इफेक्ट आएगा ये डिस्कशन करना है, ठीक है ना। फॉर डिक्रीजिंग ठीक है, कोई ग्राफ बना दिया, कुछ भी हो सकता है वो। और सुनिए, ये x1 है, ये x2 है और आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो बोर्ड पे x2 x1 से बड़ा है। आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि x2 की वैल्यू x1 से क्या है, लार्जर है। चले, f of x2 और f of x1 में रिलेशन क्या होगा, जस्ट रिवर्स। ये f of x1 है, कह सकता हूं पॉजिटिव है, या कह सकता हूं इस केस में पॉजिटिव ही। ये f of x2 है, आगे बढ़ रहे हैं, वैल्यू क्या हो रही होगी, ग्रेजुअली कम। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो इनपुट बड़ा है उसका आउटपुट छोटा होगा, या जो इनपुट छोटा है उसका आउटपुट क्या होगा, बड़ा। इस बात को बहुत इजी शब्दों में बोल देता हूं मैं, और वो ये है कि जब भी कभी ये दोनों तरफ से ट्रू है, यहां से यहां, यहां से यहां, इस बात को बहुत इजी शब्दों में बोल देता हूं मैं, दोनों बातों को समराइज करके, कि जब भी कभी आप इंक्रीजिंग डील कर रहे हो, आपने f अप्लाई किया, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। जब भी कभी आप डिक्रीजिंग डील कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। सिंपली ग्रेटर था लेस, ये बात डिस्कस करनी थी। आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत डिस्कशन है, अगर होगा तो कर लेंगे अपन। अभी मैं चाहता हूं एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर दूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी बहुत इजीली। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर लॉग और एक्सपोनेंशियल पर ही फोकस करें तो बेस 0 to 1 के लिए डिक्रीजिंग है दोनों ग्राफ, ये लॉग का और ये एक्सपोनेंशियल का। बेस मोर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग है दोनों ग्राफ, ये लॉग का, ये एक्सपोनेंशियल का। एग्री? नाउ तो दोनों की बात हो चुकी है, दोनों के बारे में याद रखिए, ठीक है ना। मैंने साफ साफ बोल दिया आपसे क्या, कि जब भी कभी बेस 0 to 1 होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, और जब भी कभी बेस 0 to 1 नहीं होगा यानी कि मोर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं ताकि क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे विच इज ग्रेटर लॉग 17 base 3 log 11 base 3 log 1/5 base 1/2 log 1/10 base 1/2। मुझे इन दोनों में से जानना है कौन ग्रेटर है। बहुत इजीली जान सकते हैं हम लोग, बहुत कंफर्टेबली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी टाइप का। चले फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चलो 17 और 11 में कौन बड़ा है, ये तो आता ही। 17 और 11 में ये रिलेशन है। अब जब मैंने 3 के बेस पे लॉग लिया दोनों साइड में, जब मैंने 3 के बेस पे दोनों साइड में लॉग लिया, 3 के बेस पे लॉग ले रहे हैं, 3 के बेस पे लॉग ले रहे हैं और 3 मोर देन 1 है, तो
लॉग का ग्राफ कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग। ये याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा, बार बार ग्राफ बनाना बेटर आइडिया नहीं होता है। सिंपल बात समझिए, बेस मोर देन 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है वो, और इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है। तो मैं कह रहा था कि जब बेस 3 है जो कि मोर देन 1, लॉग लिया, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। करेक्ट। दोबारा 1/5 और 1/10 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 1/5। लॉग लिया मैंने हाफ के बेस पे, लॉग लिया मैंने हाफ के बेस पे, सही है, हाफ के बेस पे लॉग ले लिया। अब हाफ के बेस पे लॉग ले रहे हैं, एंड वी नो दैट कि लॉग का बेस जब 0 to 1 होता है तो लॉग का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग। लॉग का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग। तो हो गई मेरी बात खत्म, ग्राफ डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जो साइन यहां लगा है उसका रिवर्स साइन लगेगा। एग्री। तो अगर कभी भी बेस सेम है, अगर कभी भी बेस सेम है तो नॉट अ प्रॉब्लम टू डिसाइड कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये हमारी हेल्प करेगा किसी न किसी केस में। तो आई होप ये बात क्लियर रही होगी। कुछ डिस्कशन इसमें होगा तो करेंगे। दोबारा से बात करना चाहता हूं मैं तुमसे किसी एक्सपोनेंशियल वाले केस में, वहां भी डिस्कस करना सही रहेगा। अभी अपन बेस सेम की बात कर रहे हैं, अभी अपन बेस सेम की बात कर रहे हैं, फिर बाकी चेंज कर लेंगे, कुछ करना होगा तो। ठीक है, सेम सवाल है मेरा, सेम क्वेश्चन है मेरा कि ग्रेटर और लेस डिसाइड करना है, विद इन सेकंड्स यू कैन डिसाइड, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो मैंने आपको पॉइंट दिया वो समझने की कोशिश करना। चलिए, एक्सपोनेंशियल के बारे में मैंने कहा था कि जब 0 to 1 की बात होगी तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग, और जब मोर देन 1 की बात होती है तो ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग में मैंने कहा है इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, और डिक्रीजिंग में मैंने कहा है इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। दैट्स इट। चलो 5.7 और 9.4, 5.7 और 9.4 में रिलेशन ये है, एक्सपोनेंशियल लेना है यानी कि 2 की पावर रेज करवानी है तो करवा दो, 2 की पावर रेज करनी है ना, और 2 raised to x तो इंक्रीजिंग होगा, या बेस मोर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। 1/6 और 1/11 में 1/6 लार्जर है, बेस 5 है, तो जो नंबर्स में रिलेशन होगा वही एक्सपोनेंशियल्स में होगा। आगे बढ़ाना, √3 और √2 में ये लार्जर है। अब यहां बेस हाफ है, हाफ रेज टू √3 और हाफ रेज टू √2, जो रिलेशन है वो रिवर्स हो जाएगा क्योंकि बेस इस बार 0 to 1 है, बेस इस बार 0 to 1 है। जो भी रिलेशन आपके सामने है दैट इज कंफर्मली रिवर्स। ओके, आई होप यहां पर तुम्हें जस्ट पूरे डिस्कशन में मैंने कुछ सवालों की बात नहीं की है, ग्राफ, डोमेन, रेंज, इन सब चीजों को समझाया, और तुमसे बात की मैंने व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी, व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी व्हाइल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसको और यूज करेंगे अपन नेक्स्ट डिस्कशन में। ओके।